अभी हम सर्कुलर टर्निंग की बात करेंगे, मतलब हम बेसिकली बैंकिंग ऑफ रोड सर्कुलर टर्निंग वाला सेक्शन आज चलेगा। तो इसमें सबसे पहला जो केस होता है जिसमें कि सिर्फ फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है। अभी इधर सामने में दो फार्मूला लिखे हैं, ये काम का है, इसको अभी समझाऊंगा कैसे आया है। डेरिवेशन तो नहीं चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ देते हैं, तो इस फार्मूले को ध्यान रखना पड़ेगा तुमको। अभी मैं सर्कुलर टर्निंग की बात कर रहा हूँ और पहला केस पढ़ रहे हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। जब फ्रिक्शन ही प्रेजेंट है बस, तो क्या हुआ होगा, गाड़ी अगर इस तरीके से कोई गाड़ी गई होगी तो गाड़ी इस तरीके से रोड पे ऐसे टर्न करके गई होगी। तो उस समय में यहाँ पे सपोज़ करो कि कोई गाड़ी है, ऐसे हम ऊपर से देख रहे हैं, सपोज़ करो ड्रोन कैमरा से देख रहे हैं, तो इस तरीके से गाड़ी चली होगी और ऐसे गाड़ी टर्न करते जाएगी। तो नीचे इसका mg लगेगा और ऊपर नॉर्मल लगेगा। तो नीचे तो हमने लगा दिया mg, ऊपर लगा दिया इसका नॉर्मल। अब चूँकि टर्न ऐसे लेना है, इसको इस तरीके से टर्निंग इसकी होगी, तो अंदर की तरफ हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा। वो देगा कौन? तो चूँकि फ्रिक्शन के अलावा कोई अवेलेबल है नहीं, तो इसी फ्रिक्शन के को सेंट्रीपिटल फोर्स देना पड़ेगा। मतलब सारा का सारा इसी फ्रिक्शन पे डिपेंड है कि यही फ्रिक्शन इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। अब जब फ्रिक्शन इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, यानी कि अब हम क्या जानते हैं कि हमारे पास जो भी फ्रिक्शन अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू ये म्यू एन के या तो कम या तो इसके इक्वल हो सकती है, ये हम जानते हैं। और आज मेरा फ्रिक्शन mv² के बराबर होगा। तो mv² को हम इस स्टाइल में लिख सकते हैं म्यू एन। एन को भी तुम और इसको ओपन कर सकते हो, पहुंच जाओ फटाफट। एन को तुम यहाँ ओपन कर सकते हो mg से, आराम से बैठते जाओ, सुनते जाओ और टाइम पे थोड़ा आते जाओ। एन को तुम इक्वेट कर सकते हो, पहला डायग्राम है, दिक्कत नहीं है इसमें। एन को तुम इक्वेट कर सकते हो mg से, तो ये म्यू और ये सामने सामने ये आ जाएगा mg। m से m कटा, तो यहाँ से जब अपन v² की बात करें तो ये इस तरीके से आ जाएगा म्यू और साथ में r और ये g, v² इस तरीके से लिखा जाएगा। कोई कहे v की वैल्यू, तो v की वैल्यू को लिखना हो तो अंडर रूट म्यू के साथ r इंटू जी कर सकते हैं। यानी कि जो यहाँ से v है, जो ये v है वो या तो इतना हो सके या फिर इससे कम हो, या तो म्यू आर जी का रूट हो या फिर उससे कम हो। मतलब हमसे कोई पूछे मैक्सिमम v कितना है, तो v मैक्स मुझे यहाँ से उसको बोलना पड़ेगा कि v जो आपका मैक्स है वो होगा अंडर रूट यहाँ से म्यू आर जी। ये v मैक्स की वैल्यू अंडर रूट म्यू आर जी होगी। इस तरीके से बेसिक है, बात समझ में आ गई कि क्या चला है। हम बैंकिंग ऑफ रोड वाला सेक्शन देख रहे हैं जिसमें कि जो केस पहला लिया है जिसमें टर्निंग हुई है किसी रोड पे, लेकिन उस रोड को एकदम से प्लेन रखा गया है। रोड में कोई भी लिफ्टिंग नहीं है, रोड को बिल्कुल प्लेन रखा है और वहाँ पे उस प्लेन रोड पे कोई गाड़ी टर्न ले रही है। तो उस गाड़ी को अगर चलना है उस रोड पे तो नीचे mg, ऊपर नॉर्मल लगा के गाड़ी चलती है। चूँकि टर्न लिया है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, यानी कि mv² की रिक्वायरमेंट होगी और उसको देने के लिए फ्रिक्शन के अलावा यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। और हम जानते हैं कि जो मेरा फ्रिक्शन होता है वो लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन होता है। आज इस n को mg ने बैलेंस करने का काम किया, तो इस n के जगह हमने mg चिपकाया और यहाँ से जब इसको इक्वेट करा तो v की वैल्यू आ गई। इनइक्वलिटीज़ लगाने का फ़ायदा यह है कि एग्जैक्ट रिलेशन आता है कि मेरी जो सेफ़ स्पीड होगी वो अंडर रूट म्यू आर जी बोलो या उससे कम बोलो, कहीं भी चलो हम सेफ़ हैं। मैक्सिमम हम कितना चल सकते हैं बिना गिरे बिना पड़े, तो ये चलेंगे अंडर रूट म्यू आर जी। ये तो तब है जब सिर्फ फ्रिक्शन है, तब सिर्फ फ्रिक्शन है तब, सही है। ये तो इसमें तो कोई किसी को दिक्कत आती नहीं है। क्या इसमें नोट करना है? नोट करना है तो कर लो, नोट करना है तो कर लो। हो जाए तो जल्दी बताना।
चलो ठीक है। अब इसके बाद केस 2 होता है जिसमें कि फ्रिक्शन को तो इग्नोर करके चलते हैं केस 2 में, और रोड को ही थोड़ा सा उठा देते हैं ऊपर, उसको बोलते हैं रोड को बैंक करना। तो अगले केस में रोड को थोड़ा सा लिफ्ट कर देंगे, रोड को थोड़ा सा लिफ्ट कर दिया तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई है हमारे पास √μrg, उसको मैं एक तरफ लिख देता हूँ। अभी मेरे पास v की वैल्यू आ गई है √μrg, इसको मैंने लिख के छोड़ दिया, बाद में जब इससे रिलेट होगा तो ये बात समझ में आएगी तुमको। अच्छा, ये कब की कंडीशन है? ये कंडीशन तब की है जब सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन ओनली, तब जाके ये बात बनी थी। अब हम चाहते हैं केस नंबर 2 में कि ओनली बैंकिंग हो। केस नंबर 2 में हम ओनली बैंकिंग चाहते हैं, मतलब यहाँ पे हम फ्रिक्शन इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ रोड को ऊपर उठा दिया, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स 0 है। तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी, जो रोड है ये रहा हॉरिजॉन्टल, अब की बार हमने रोड को ही थोड़ा लिफ्ट कर दिया, अब ये रही गाड़ी, ये रहा एंगल थीटा, नीचे तो mg लग जाएगा। क्या इस mg का कोई भी पोर्शन सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि तुम देखो क्यों, mg तो पूरा का पूरा mg है, तो इसको ब्रेक करने का कोई मतलब नहीं है। mg हम यहाँ पे देखो, हमारा टारगेट यहाँ अलग है, हम उस फोर्स को ब्रेक करना चाहते हैं, हम उस फोर्स को ब्रेक करना चाहते हैं जिसका कोई कंपोनेंट अपने को सेंटर की तरफ मिले, सेंटर की तरफ मिले। और सेंटर तो इसका ये होगा, गाड़ी ऐसे चलेगी। अब देखो तुमको अगर सर्कुलर टर्निंग दिखाना हो तो कुछ ऐसी बात होगी क्या? गाड़ी तो इस पे चलेगी, इस तरीके से सर्कुलर टर्निंग पे गाड़ी चलेगी। अब इसको थोड़ा और अच्छा बनाया जा सकता था, लेकिन शायद बात इसमें समझ में आ रही है, अभी बना दूंगा इसको। पहले तो इंक्लाइन प्लेन वाला केस देखो कि इस तरीके से गाड़ी यहाँ पे होगी, तो सबसे पहले गाड़ी यहाँ पे होगी तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा? इसका नॉर्मल, तो ये लगेगा इसका नॉर्मल। अच्छा, ये थीटा हुआ है तो आराम से देखना ये एंगल कितना होगा? थीटा। जब ये थीटा होगा तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो, तो ज़रा सोचो, ये नॉर्मल था तो पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक क्या बनता? 90, उसमें से एक तुमने थीटा पकड़ लिया तो ये कितना होता? 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होता? ये होता थीटा। एंगल लिखने अगर हमको आ जाए ना तो हमारा काम इसमें आसान है। अब देखो सेंटर यह इधर है, ध्यान रखना सेंटर इधर है, सर्कुलर मोशन का जो सेंटर है वो इधर है। रोड का सेंटर तो होगा, रोड की इतनी चौड़ाई होगी, रोड ऐसे घुमा तो सेंटर इसका इधर होगा। अब इसका जो है n का एक कंपोनेंट क्या बनेगा ऊपर? n cos थीटा। ये इधर क्या बनेगा हमारा? n sin थीटा। ये इधर बना हमारा n sin थीटा। mg का तो हमने काम करवा लिया, mg के कंपोनेंट क्यों करेंगे? क्योंकि mg का तो पूरा रोल हमने दे दिया। हमने कहा कि जो मेरा n cos थीटा है उस n cos थीटा ने mg को बैलेंस कर लिया, तो अब mg तो खाली है ही नहीं ना। अब mg को तो हमने कह दिया कि भाई mg को बैलेंस करने का काम हमने n cos थीटा को दे दिया। अच्छा, तो n sin थीटा ने क्या करा है? तो इस n sin थीटा ने ही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया होगा, mv²/r देने का काम किया। अब जब इसको इक्वेट किया जाएगा, अब इसको मान लो हमने डिवाइड कर दिया, तो n से n खत्म, sin y cos की वैल्यू यहाँ से tan थीटा आ जाती है, m से m खत्म कर दो तो ये लिखा हुआ है v²/rg। तो यानी कि यहाँ से तुमने v² के जगह पे क्या बोल दिया? rg tan थीटा। तो v की जगह पे तुम डायरेक्ट लिख सकते हो √rg और tan थीटा। चूँकि यहाँ फ्रिक्शन था नहीं तो फ्रिक्शन की कोई बात हुई नहीं, तो एक और रिलेशन हमारे पास आया v = √rg tan थीटा, rg tan थीटा। अच्छा, ये कब लगाओगे? तो जब क्वेश्चन में ये फिक्स हो जाए कि सिर्फ बैंकिंग है, फ्रिक्शन का कोई नामो निशान नहीं है, तो बैंकिंग ओनली रहे तो v = √rg tan थीटा। डायरेक्ट फार्मूला से सवाल आता है, ये तुम भी जानते हो, डायरेक्ट फार्मूला से सवाल आता है। अब देखो एक्चुअली में रोड की टर्निंग कुछ इस तरीके से है, रोड ऐसे है, ऐसे है, रोड ऐसे है, समझ रहे हो क्या? इस पे गाड़ी ऐसे चल रही है। तो इस तरह के सिचुएशन पे सवाल हमको कई बार मिलेंगे। जैसे 2012 का एक सवाल देख रहा है, उसमें उसने सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन दिया था और कहा कि वी मैक्स की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद से बैंकिंग ऑफ रोड पे सवाल फिर वापस 2012 में है, उसने वेलोसिटी पूछ दी थी, बैंकिंग दे रखा था, फ्रिक्शन हटा दिया था। तो नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। एक दो बात इसके अंदर और पूछी जा सकती है। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं tan थीटा के बारे में।
tan थीटा तुमसे पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ तुमको बताना चाहूँगा, रोड को, ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये है हॉरिजॉन्टल, और रोड को तुमने h हाइट मान लो ऊपर उठा दिया, रोड को तुमने h हाइट ऊपर उठा दिया, तो तुम इस h हाइट की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा की जगह पे तुम क्या लिख दोगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वहाँ से तुम h को निकाल सकते हो। तो तुम यहाँ से आराम से निकाल सकते हो tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस के हेल्प से। कुछ टर्म्स हैं जो लिख लो, जो तुमको काम आएगा, लिख लो यहाँ पे tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या लोगे इसमें, h को, और बेस क्या लोगे, बेस क्या रोड की चौड़ाई लोगे क्या, हाँ लिख दो, इसको चाहो तो लिख सकते हो। इसको तो हाइट बोल दिया, और यहाँ रोड की चौड़ाई, रोड की चौड़ाई मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने b बोला है। कुछ टर्म्स लिख दो जिसके अकॉर्डिंग फार्मूले वाली कॉपी में लिखोगे तो काम आ जाएगा। लिख लो थीटा बराबर बैंकिंग एंगल, थीटा बराबर बैंकिंग एंगल, और क्या है हमारा r है, देखो स्मॉल r बराबर रेडियस ऑफ रोड, रेडियस ऑफ रोड कह लो, रेडियस ऑफ सर्कल कह लो, रेडियस ऑफ रोड कह लो, रेडियस ऑफ सर्कल कह लो। एक और अच्छी बात मैं तुमको बता सकता हूँ, जैसे देखो चूंकि रोड के पास चौड़ाई है तो क्या इसके पास दो रेडियस होंगे, एक होगा इनर रेडियस, पहला वाला रेडियस इनर, दूसरा वाला आउटर। जब तुमको इनर और आउटर दोनों मेंशन करे तो तुम एवरेज ले लेना, r1 + r2/2, ठीक है। तीसरा तुमको हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो बोलेगा कि हाइट टिल विच द रोड इज लिफ्टेड, लिख सकते हो h बराबर हाइट ऑफ आउटर एंड विथ रिस्पेक्ट टू इनर एंड, हाइट ऑफ आउटर एंड विथ रिस्पेक्ट टू इनर एंड। अब आता है b को पहचानते हो, विड्थ ऑफ द रोड है, b हमारा विड्थ ऑफ द रोड है, रोड की चौड़ाई। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अपने को पता रहे तो काम यहाँ से बन जाएगा। तो आप सवाल को इसमें आसानी से कर सकते। जब भी सवाल आया है इतने तक में फार्मूला बेस्ड आया है। तीसरा कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले थोड़ा सा हम एक छोटे बच्चों वाली बात करते हैं। तीसरे कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले, तीसरे कॉन्सेप्ट में क्या हुआ उससे पहले ज़रा सोचो। हम ऐसा माने कि मेरे पास दो हेमिस्फेरिकल बॉल है, दो हेमिस्फेरिकल बॉल ऐसे रखा, इसको घुमाना चाहते हैं, इसको भी और इसको भी, इसको भी घुमाना चाह रहे हैं, इसको भी घुमाना चाह रहे हैं। एक को घुमा रहे हैं स्लो और एक को घुमा रहे हैं फास्ट, एक को स्लो एक को फास्ट, और एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया है, कोई ब्लॉक है कोई ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पे रख दिया है। अब ज़रा स्लो घुमाओ और फास्ट घुमाओ। जब तुम इसको स्लो घुमाते हो तो जो ये ऑब्जेक्ट इस पे रखा हुआ है इसकी टेंडेंसी कहाँ आने की होगी, बिल्कुल आराम से घुमाओ, नीचे आने की होगी। तो ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी है वो नीचे की है। अच्छा, जब तुम फास्ट घुमाओगे, इसको रख के एकदम से ऐसे घुमाओ तो बाहर की तरफ भागेगा कि नहीं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी बाहर की तरफ भागने की होगी। बाहर मतलब यहाँ ऊपर की तरफ भागेगा और यहाँ नीचे की तरफ भागेगा। सही है, इतना तो समझ में आ रहा। इसका मतलब तुम समझो, अगर यही टर्निंग है, रोड की टर्निंग है और कोई कार है यहाँ पे। अब ऐसा समझो कि रोड की टर्निंग है और यहाँ पे हो गई कोई कार, रोड की टर्निंग है और यहाँ पे आ गई कोई कार, और उस कार को किसी ने बहुत स्लो टर्न लिया है, तो कार का मोशन नीचे की तरफ होगा। नीचे मतलब रोड उठा हुआ है तो अंदर की तरफ होगा, तो फ्रिक्शन उसको रोकेगा, इस रिलेटिव को। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। समझ रहे हो क्या। अगर वही गाड़ी जैसे NH वगैरह पे तुम देखते हो कि ट्रक या कोई हेवी व्हीकल उधर खेत में पड़े होते हैं, क्योंकि वो टर्निंग पे बहुत तेज़ शार्प टर्न लेते हैं। शार्प टर्न लिया था तो टेंडेंसी बाहर की तरफ भागने की होगी, तो शार्प टर्न लिया हुआ खेत में पड़े होते हैं वो। तो फ्रिक्शन उस समय उनको जितना चाहा बचाता है। तो फ्रिक्शन उस समय क्या चाहता होगा कि पीछे लगे, अंदर की तरफ लगे। फ्रिक्शन हर बार रिलेटिव मोशन को बचाता है ना, रोकता है। तो यही बात है और यही पूरा का पूरा लॉजिक है कि जब हम बैंकिंग ऑफ रोड और तीसरा केस जो पढ़ रहे होते हैं जिसमें हमने रोड को भी बैंक कर दिया प्लस हमने फ्रिक्शन भी डाला, और जीवन में तो यही चलता है। रोड भी थोड़ा उठाया जाता है टर्निंग पे, किसी चौराहे वगैरह पे जाओ, यू कैन सी दैट।
रोड को भी उठाया जाता है और फ्रिक्शन भी लगता है जो टायर्स और रोड के बीच में लग रहा होता है। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर मेरी गाड़ी स्लो चल रही होगी तो वो अंदर की तरफ स्लाइड होना चाहेगी तो फ्रिक्शन बाहर लगेगा। जब मेरी गाड़ी फास्ट चल रही होगी तब वो बाहर की तरफ भागना चाहेगी तो फ्रिक्शन अंदर चलेगा। स्लो में फ्रिक्शन बाहर और फास्ट में फ्रिक्शन हमारा अंदर है। ठीक है ना बात? नहीं है ठीक? आराम से सोचोगे तो इसको अगले केस में ऐसे समझाता हूँ। पहला केस करो कि तुम बैंकिंग ऑफ रोड और फ्रिक्शन दोनों साथ में पढ़ रहे हो और अब तुम जिस गाड़ी से जा रहे हो उस गाड़ी को तुमने सर्कुलर टर्न पे स्लो टर्न कराया है, स्लो टर्न कराया है, स्लो टर्न कराया है। तो ये तुम्हारी गाड़ी मान लो। पहले तो बेसिक फोर्सेस लगा दीजिए। नीचे क्या लगेगा इसका? mg। यहाँ पे क्या लग रहा था? नॉर्मल। याद हो तो यहाँ पे लगेगा एक और एक लगेगा इधर। बताओ ये थीटा हो गया था तो n हो गया था कॉस थीटा, इधर आया था n का साइन थीटा। हमारा काम अभी तक तो इतने से चल रहा था जब ये एंगल थीटा था। अब हमने थोड़ा दिमाग लगा लिया है। हमारी गाड़ी अभी स्लो चल रही थी और फ्रिक्शन भी है, तो स्लो चलने के बाद फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? बाहर, है ना, मतलब ऊपर की तरफ। तो ये रहा तुम्हारा फ्रिक्शन। तो तुमने अब रेड से दिखा रहा हूँ, फ्रिक्शन यहाँ दिखा दिया। सोच के देखो तो क्या इस फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट होने चाहिए? स्लो चल रही थी गाड़ी, जब गाड़ी स्लो चलेगी तो गाड़ी नीचे की तरफ स्लाइड करेगी और उसको बचाने के लिए फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। तो 30 सेकंड में तुम खुद से इस डायग्राम बना के और बता दो, एक इक्वेशन लिख दो बस। फ्रिक्शन अब की बार ऊपर की तरफ लगा है क्योंकि हमारी गाड़ी स्लो चल रही थी। स्लो 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 30 सेकंड में इक्वेशन लिख दो। स्लो वाले फॉर्मेट को ध्यान रखना। हमारी गाड़ी स्लो चल रही, स्लो चला रहे हैं, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो v मिनिमम आएगा। ठीक है, अब देखो अगर तुमने ऐसे किया तो ये है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये f है तो ये क्या बनेगा? f cos थीटा। और जब ये f cos थीटा बनेगा तो इसका इस लाइन पे नॉर्मल वाली n cos थीटा वाली लाइन पे कंपोनेंट आएगा f sin थीटा। अब जब हिसाब इसका बराबर करेंगे तो हम कहेंगे कि जो मेरा n cos थीटा था उसके साथ जुड़ गया ये f sin थीटा, और दोनों मिलके गाड़ी के वजन को बैलेंस कर रहे हैं। mg को दोनों मिलके बैलेंस कर रहे हैं। और जो mv²/r यानी कि सर्कुलर मोशन पे अगर चलना है तो mv²/r की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए ये हैं और उसके अपोजिट में ये हैं। और हम चाहते हैं सर्कुलर मोशन हो तो इस n sin थीटा को पक्का ज़्यादा होना पड़ेगा, इसलिए इस n sin थीटा में से घटाएंगे किसको? इसको f cos थीटा को। तो हमारे पास रिलेशन आएगा ये। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलिए। इन दोनों इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे तब यहाँ से तुमको v मिनिमम की वैल्यू आएगी और वो इतनी आ जाएगी। इसके बाद सिर्फ मैथ्स खेलते रहना है। तो यहाँ से v मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। फटाफट रिजल्ट इसका लिख दीजिए। v मिनिमम ऐसे आया। सिचुएशन इसका ये है जो आपको पता होना चाहिए। सही है? इसको तुम चेक भी कर सकते हो। ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसको तुम चेक भी कर सकते हो। मान लो इसी को पकड़ो। मान लो यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या नहीं होता? म्यू नहीं होता, तो म्यू 0 कर दो तो नीचे क्या बचेगा? कुछ नहीं। और ऊपर में क्या बचेगा? tan थीटा, तो √rg tan थीटा। और हम भी तो यही कह रहे थे कि बैंकिंग ऑफ रोड में √rg tan थीटा आता है, तो फार्मूला चेक करना होता है, ऐसे कर सकते हो। अच्छा, इसका अगला केस देख लो। मान लो कोई आदमी आया और वो हर बार वो स्लो चला के, तो गिरने वाले लोगों की संख्या कम होती है, लोग टर्निंग पे गाड़ी को बहुत फास्ट चलाए हैं, तब कैसे पलटेंगे उसके लिए देख लीजिए फिजिक्स। खुद से भी ट्राई कर सकते हो, फिर मेरे से मैच करा लेना। अब तुम बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हो, बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हो, बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी की टेंडेंसी रोड से बाहर भागने की होगी, तो फ्रिक्शन तुमको रोकेगा, फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा। तो पहले तो अपन बेसिक फोर्स लगा दें, नीचे लगा दें mg,
ये एंगल थीटा हो गया, ये हम जानते हैं नॉर्मल होता है, इसका एक कंपोनेंट इधर एक इधर होता है, ये थीटा होता है, ऊपर में हम जानते हैं n cos थीटा होता है, इधर हम जानते हैं n sin थीटा होता है, और इतना फोर्स तो बेसिक फोर्स हमने लगा दिया। अब अच्छी बात अगर सोची जाए तो आज चूँकि गाड़ी की स्पीड तेज़ है, गाड़ी बाहर भागना चाहेगी, तो फ्रिक्शन उसके रिलेटिव को रोकने के लिए आज इस लाइन पे लगेगा फ्रिक्शन, इस लाइन पे लगेगा फ्रिक्शन। अब ये जेड पकड़ो, जो एंगल ये देखो, वही एंगल ये भी, तो ये थीटा हो गया कि नहीं, ये जेड तो ये थीटा तो ये थीटा, तो बताओ इधर इसका कंपोनेंट लगेगा f का और वो लगेगा f cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ और वो होगा f sin थीटा। ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो गए, इसके कंपोनेंट लिया f cos थीटा और f sin थीटा, काम बहुत आसान है। अब सोचो, अब हुआ क्या है, वजन बैलेंस करने के लिए कौन कौन आए, तो जो n cos थीटा की बात हुई आज वो बराबर हो गया इसको और इसको मिला के, यानी कि वो f sin थीटा में mg जोड़ने के बाद इक्वल आया है। पहली बात तो ये है। दूसरा कि ये इसको जो ज़रूरत है mv²/r की, ये देगा कौन, तो उसके लिए तो अब एक ही तरफ दो फोर्सेस हैं, यानी कि ये दोनों ऐड होंगे। तो यहाँ से जो हमारा n sin थीटा है इसमें मैं जोड़ दूंगा f cos थीटा, तो ये दोनों मिल के देंगे mv²/r। फिर ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, चूँकि गाड़ी की स्पीड तेज चलने की है तो इसको सॉल्व करेंगे तो v मैक्स आएगा। दोनों को कंपेयर भी कर सकते हो, ये मैक्स है इसलिए नीचे की वैल्यू कम है, ऊपर को जोड़ा गया, ये ठीक इसका उल्टा है, ये मिनिमम है तो नीचे प्लस करके बढ़ा दिया गया, ऊपर कम कर दिया गया। डायरेक्ट फार्मूले से सवाल आता है, इसका फार्मूले से डायरेक्ट सवाल आया हुआ है 2016 में, सीधा सीधा फार्मूला पूछ लिया कि बताओ कौन सा फार्मूला होगा। आपको फार्मूला इसका ध्यान रखना चाहिए। अब जो पूछ सकते हैं, अब इसमें पूछ सकते हैं इसके सिचुएशन के बारे में। देखो सिचुएशन अब तो या तो वैल्यू डाल के पूछ सकते हैं या फिर सिचुएशन पूछेंगे कि भाई नॉर्मल किसके बराबर, पूछ सकते हैं नॉर्मल क्या होगा, आराम से निकाल सकते हो नॉर्मल की वैल्यू, cos थीटा नीचे कर देना। नॉर्मल पूछा जा सकता है, मान लो यहाँ से पूछ दिया, दोनों सिचुएशन में मिला के कुछ भी, जो भी सिचुएशन चाहे तुम निकाल सकते हो। तुमको एफबीडी बनाने आ गया, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बड़ा अच्छा है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन पूछा जा सकता है, समझ रहे हो क्या, तो ऐसी चीज़ें आप आराम से निकाल देंगे, इसीलिए मैंने इसका एफबीडी बनाया है। तो ये तो था बैंकिंग ऑफ रोड, जिसको तुमने आराम से समझ लिया, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब थोड़ी सी बात आगे की तरफ करेंगे, वो होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो बैंकिंग ऑफ रोड में डायग्राम के साथ, फ्रिक्शन के डायरेक्शन के साथ इतने फार्मूले हमारे काम के हैं, वो मुझे पता होना चाहिए। तो अब थोड़ी सी बात वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कर लेते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल आते हैं, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। हम बात कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। चलिए एक क्वेश्चन से क्यों न इसकी शुरुआत करी जाए, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का तुमको एग्जाम्पल कहा जाता है कि बेटा, ए बेटा, एक पत्थर लो, पत्थर को धागे से बांधो और धागे से ऐसे ऐसे घुमाओ। ज़िंदगी में कोई नहीं घुमाता, लेकिन पढ़ते सब लोग हैं, है ना। को कभी घुमाया है क्या बचपन में, पत्थर घुमाए धागे से बांध? हाँ, हो सकता है बचपन में घुमाते। जब हम छोटे थे ना तो एक बॉल बेचते थे, वो उसमें रबड़ लगा होता था। हाँ, आता है क्या अभी भी? उस बॉल को घुमाते थे, लेकिन उसको ऐसे ऐसे घुमाते थे, तब तो इलास्टिक है वो तो फैल जाएगा, लेकिन उस बॉल को ऐसे ऐसे करके, उस बॉल को तो आता होगा, अभी मेला होता था पहले, तो मेला में जाते थे, अभी भी। तो वो बॉल जो है तो कुछ उसी तरह का आप घुमा रहे हैं, लेकिन वो रस्सी जो है वो एक्सटेंसिबल है, लेकिन हम जिस रस्सी की अभी बात करने जा रहे हैं उस रस्सी में कोई इलास्टिक वाला, ऐसा फैलने वाला नेचर नहीं है, इन एक्सटेंसिबल रस्सी होगी अभी जिसकी हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो वही सिचुएशन है, एक सवाल लिखेंगे, लिखिए, A particle is tied at one end of a string. A particle is tied at one end of a string. A particle is tied at one end of a string of length 5 meter. Of length 5 meter.
ये 5 मीटर है ये, और इसको इस तरीके से रस्सी से बांधा। अब आगे की बात सुनिएगा, लिख दो एज शोन इन फिगर। अब लिखो पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, then find speed of particle, then find speed of particle when string becomes vertical। तो आप बताओ स्पीड ऑफ पार्टिकल जब स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाए, तो स्ट्रिंग वर्टिकल कब होगी, तो स्ट्रिंग जब यहाँ से यहाँ लेके आ जाओगे तो फिर स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाएगी। तो इस कंडीशन में तुम स्ट्रिंग को वर्टिकल कर दोगे, इस कंडीशन में स्ट्रिंग जाएगा वर्टिकल। इस क्वेश्चन को मुझे करने दो, तुम बस इसको देखो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, डिस्कस करते हैं, इसको तुम नहीं करना। अब देखो इसने कहा है क्वेश्चन में कि इस स्ट्रिंग को यहाँ से किया गया है रिलीज्ड। जब किसी क्वेश्चन में रिलीज कहा जाए मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हो गई है 0, अब उसको यहाँ से यहाँ छोड़ा जाएगा। जब उसको तुम नीचे से ऊपर यहाँ इस तरीके छोड़ोगे तो ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, और एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के बाद एक बेहतर यहाँ से रिजल्ट निकालेंगे। तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए पहले की और बाद की, मतलब हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, तो काइनेटिक एनर्जी 1 पॉइंट का प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 पॉइंट का इक्वल्स टू मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी 2 नंबर का प्लस मुझे चाहिए पोटेंशियल एनर्जी 2 नंबर का। बात ध्यान से सुनना, एक अलग बात बोलने वाला हूँ। 1 और 2 डिसाइड करना हमारे हाथ में है, हमेशा हम 1 से किसी रेफरेंस को दिखाएंगे। तो लिखो स्टेप 1, जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी रेफरेंस पॉइंट लेना इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रेफरेंस पॉइंट लीजिए, रेफरेंस पॉइंट के बिना बात नहीं बनेगी। तो आज हमने माना कि यही रेफरेंस है, आज हमने माना कि यही रेफरेंस है। अच्छा सुनना, रेफरेंस है मतलब सारी हाइट यहीं से मेजर होगी, मतलब रेफरेंस वाले की हाइट कितनी है 0, और हमेशा रेफरेंस को तुम 1 नंबर पे रखना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन सॉल्व करने का आसान तरीका बता रहा हूँ, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, बहुत जल्दी सॉल्व होगा। हमेशा रेफरेंस को 1 नंबर में रखना, 1 नंबर से हमने रेफरेंस को बता दिया। और अब लगाओ यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन। रेफरेंस को 1 नंबर रखने का मतलब है हाइट 0 तुमने ले लिया, तुम जानते हो कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0। अब लिखो इक्वेशन, तो काइनेटिक एनर्जी 1 का मतलब इसकी बात करोगे तो क्या होगी यहाँ से हाफ mv², ये बॉडी बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आएगी वेलोसिटी लेके v, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 का क्या हो जाएगा 0। समझ रहे हो? और जब ये डिफरेंस हो गया 1 नंबर तो ऊपर वाला पॉइंट कौन है 2 नंबर, तो काइनेटिक एनर्जी 2 का क्या होगा 0 होगा। क्या सोच के देखो, 2 नंबर के काइनेटिक, अब रिलीज किया है तो 0 नहीं होता तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती तो वो रखते ना, यहाँ वैल्यू रखते उसका। अब चला देखो, अब ये यहाँ से v² प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 का बताओ, यहाँ का पोटेंशियल क्या बोलोगे mgh। तो चलो ये तो यहाँ वाले क्वेश्चन की बात है। अब मैं तुमको एक जनरल बात बताना चाहता हूँ, जनरल बात। ये तो ठीक है यहाँ से रिलीज किया, अब तुम मेरे हिसाब से एक जनरल बात सुनो। मान लो रिलीज वाली बात नहीं होती तो 1 का तुम पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पहले क्या लिखते, इसको लिखते हाफ mv² लिखते। सोचो तुम लिख रहे हो 1 नंबर का तो v² प्लस 1 नंबर का पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते, तुम 0 ही लिखते हैं क्योंकि 1 को तुमने डिफरेंस बोला हुआ है। सोचो डिफरेंस बोलते ही पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती, प्लस। अब ठीक है, अब बताओ इक्वल्स टू, तुम लिखना चाहते हो काइनेटिक एनर्जी दूसरे नंबर पॉइंट का, यहाँ का, तो क्या तुम उसका नाम लिख सकते हो, उसका नाम लिख सकते हो हाफ m, उसका नाम v² लिखते। अच्छा प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 का तुम लिखते तो इसका नाम क्या लिखते mg, और हाइट तो तुम यहाँ से ही मापते तो हाइट क्या लिखते इसका h। ये एक जनरल बात बोल रहा हूँ। अब जरा इसको तुम इक्वेट करके देखो, तो देखो यहाँ से जब तुम इसको इक्वेट करोगे तो क्या बात बन के आ रही है, देखो आराम से v² इक्वल्स टू v² प्लस 2gh आ रहा है क्या, सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करके देख लो, है कि नहीं।
अब देखो अच्छी बात, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, कभी भी लगाओ, हमेशा वैलिड है, हमेशा वैलिड है। अब हम इसके बाद जो भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल करेंगे इसी को फार्मूले को डायरेक्ट लगाएंगे, परंतु ध्यान रखना V1 हमने किसका बोला है, रेफरेंस का। तो डायरेक्ट इसको यूज़ करके देख लो, इस सवाल को, इस सवाल में इसमें डायरेक्ट यूज़ करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो डायरेक्ट कैसे यूज़ करते हैं इसको, यहाँ पर देखो। अच्छा 1 की बात है, 1 यहाँ है, ओ यही तो मुझे चाहिए था, V1 स्क्वायर ओके इक्वल्स टू V2 स्क्वायर 0 प्लस 2G और H, तो यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2GH आ जाएगी यहाँ से। तो मैं इससे क्या बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि हम बाकी लोगों की तरह बार बार ना तो कोई फार्मूला याद करने वाले हैं, ना ही बार बार इस एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को लिखने वाले हैं। हम तो डायरेक्ट एक ही फार्मूला इसमें याद रखने वाले हैं, V1 स्क्वायर इक्वल्स टू V2 स्क्वायर प्लस 2GH। इस फार्मूले को याद रख लो, सारा का सारा काम बन जाएगा, इसमें भूलने वाला कुछ है ही नहीं। काइनेमेटिक्स जैसा लग रहा है ना, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, बस यहाँ पे ऐसा ही है, बस बोलने का स्टाइल बदला। V1 स्क्वायर इक्वल्स टू V2 स्क्वायर प्लस 2GH, 1 मतलब रेफरेंस, जो होगा रेफरेंस वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। इतनी ही बात पे कोई भी सवाल बन जाएगा। अब इसको तुम ट्रिक बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन इससे बेहतर तकनीक नहीं हो सकती, इससे सवाल बहुत आसानी से बनता है। अब मैं इसको समझने के लिए कोई सिचुएशन देता हूँ, एक सवाल तुमसे पूछता हूँ, कोई सवाल पूछता हूँ। चलो इसको मिटाते हैं, मिटा दूँ। रेफरेंस लेना इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस लेने से बात बन जाती है। इसी को समझते हैं। कल थोड़ी देर वर्टिकल सर्कुलर मोशन और चलेगा और उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलिजन वाला सेक्शन, सेंटर ऑफ मास और कोलिजन वाला सेक्शन पढ़ेंगे। और सेंटर ऑफ मास कोलिजन वाले सेक्शन के बाद आपको पता ही है रोटेशन पढ़ेंगे। रोटेशन के बाद थोड़ा सा मैकेनिक्स से आपको राहत मिलेगी, लेकिन उसके तुरंत बाद आपको शुरू करा दूंगा फ्लूइड, शुरू करा दूंगा कठिन वाले सेक्शन को। ग्रेविटेशन तो इलेक्ट्रो के बाद पढ़ाऊंगा, पहले फ्लूइड पढ़ाऊंगा। हाँ नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, फ्लूइड कराऊंगा और फ्लूइड के बाद आपका SHM वेव है ना, और जब SHM वेव हो जाएगा उसके बाद से आपका हीट वाला सेक्शन, और जब हीट वाला सेक्शन हो जाएगा तब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तब हमारा ग्रेविटेशन, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, और उसके बाद से मैग्नेट, EMI, AC, ऑप्टिक्स, मॉडर्न के साथ सेमीकंडक्टर के बाद बात खत्म। चलिए अब कुल मिला के एक सवाल बहुत बढ़िया है, इसको आप करिए। बच्चे इसमें फंसते हैं लेकिन आप नहीं फंसेंगे, तरीके से आप करिएगा। तो कहा है, लिखो, अ पार्टिकल इज कनेक्टेड एट वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। अ पार्टिकल इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। फिर कहता है, इट पासिस बॉटम मोस्ट पॉइंट विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, यहाँ से इसको बांधा होगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट ये रहा होगा, यहाँ से पार्टिकल ऐसे चला होगा और यहाँ से चला होगा 10 मीटर पर सेकेंड में। अभी तक तो क्वेश्चन पढ़ने से इतना ही लगा। फिर कहता है, फाइंड स्पीड एट पॉइंट ए। किसी ए पॉइंट पे ये गया है तो स्पीड, अब देखो होने को तो इसमें 3-4 बातें रखी है, ए पे क्या होगा, बी पे क्या होगा, सी पे क्या होगा। तो मान लो मैंने तुमसे कहा कि चलो किसी सी पॉइंट के ऊपर भी बात कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पे बात कर सकते हो। मान लो हमने किसी यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लो, चलो थोड़ा कठिन करते हैं, इस पॉइंट पे बात करते हैं। बात समझ रहे हो? ऐसे कुछ गया होगा और इस तरीके से सिचुएशन। अब एक पॉइंट ए यहाँ दे देंगे, बी यहाँ तुम सब में लगा सकते हो। आज कोई पॉइंट यहाँ सी है, तुम इस सी पॉइंट के लिए बात करो। तो लिखो सवाल क्या हो गया कि फाइंड स्पीड एट पॉइंट सी। फाइंड स्पीड एट पॉइंट सी। अब तुमको एंगल चाहिए होगा। मान लो यहाँ पे ये एंगल वर्टिकल से 37 डिग्री है। अब तुमको सी पॉइंट पे बात करनी है। हाँ
पार्टिकल है, पार्टिकल दे रखा है, पार्टिकल है, 1 मीटर की रस्सी है, इसको कनेक्ट कर दिया। अभी तक आ जाएगा आंसर अगर मेरे तरीके से करोगे तो, फटाफट आएगा। उसी टेक्निक से कीजिएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बताइए ये कितना आ रहा है, 1 cos 37, 4/5, तो ऊपर में 4/5 और नीचे से क्या आ रहा है हमारे पास, यानी 5/5 इधर, तो यानी कि 9/5। तो मेरा ओवरऑल जो हाइट लूँगा मैं, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट लूँगा, ये वाला, ये हाइट कितना लूँगा, 9/5 लूँगा क्या, देखो 4/5 + 1, 9/5। अब कितना आसान है, रेफरेंस लेना है, बताओ इसको रेफरेंस ले लें। ये रहा 1 नंबर और ये रहा हमारा 2 नंबर, बस लगा दो फार्मूला, डायरेक्ट लगा दो। V1² तुमको पता है कितना, 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू V2² तुमको चाहिए +2, ठीक है, G 10, ठीक है, H 9/5, H आ गया 9/5, 5 से 2 चले गए। अब ये क्या बन गया, 2 × 2 4 और 9 36। देखो देखो ओवर नहीं, 36 तो उधर से आएगा और 100 में से 36 घटिए, है ना, तो कितना आ गया, 8 आया क्या। तो बस ये कितना आसान काम है, देख लीजिए। तो ये आराम से डायरेक्ट बिना किसी लफड़े के वैल्यू, बिना किसी कैलकुलेशन से 8 मीटर पर सेकेंड आके आपका मन खुश हो जाना चाहिए। 1 सेकंड में बात बन जाती, फालतू का कुछ लगाने का इसमें। अब तुम किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो क्या, किसी भी पॉइंट पे। मैंने सी ले लिया, मान लो क्वेश्चन में कहता कि भैया आपका एक पॉइंट ए यहाँ पे और ये एंगल आपका 60 डिग्री, निकाल सकते हैं। इसको रेफरेंस ले लेना, इसको ले लेना, यहाँ की हाइट देख लेना, होगी बात। किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। मान लो बी उसने यहाँ कहा होता, तो अब इसको, ये रेफरेंस तो 1 फिक्स है, फिर ये हो जाता 2 नंबर, जब इसको करना होता, बी को करना होता तो ये हो जाता 2 नंबर, सब में ये फार्मूला लग जाए। हमने ड्राइव भी कर लिया है, तो ऐसा भी नहीं कि कहाँ से आया, टेंशन है ही नहीं, कर सकते हो आप तो ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन सॉल्व करने का एक आसान उपाय। ऐसे आराम से किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस मेथड को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद से बात आती है, जैसे किसी भी सिचुएशन में बात करोगे तो यहाँ पे वो हमसे टेंशन की वैल्यू पूछेंगे कि भाई बताओ टेंशन क्या होगा। तो ये भी आसान है, अपने को आता है टेंशन निकालने। तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं टेंशन फोर्स का। अब देखो टेंशन फोर्स के बारे में हम पढ़ के आए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, तो हम जानते हैं डायरेक्शन ऑफ टेंशन हमेशा कहाँ होगा, बॉडी से दूर होगा। अच्छा, अब जरा सोचो, मान लो इस तरीके का वर्टिकल सर्कुलर मोशन चल रहा होगा, यहाँ पे कुछ ऐसी बात हुई होगी, यहाँ से ब्लॉक होगा और वो इसी रास्ते पे चला होगा। इस रास्ते से रस्सी से बांध के किसी पत्थर को आपने घुमाया होगा, ये इसकी वेलोसिटी v हुई होगी। तो ऊपर की तरफ t लगा होगा, नीचे की तरफ mg लगा होगा, और तुमसे कोई कहे इक्वेशन लिखना है तो तुम कहोगे पक्का t को ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी तो उधर लगेगा नेट फोर्स। नेट फोर्स जब तक सेंटर की तरफ नहीं हो तब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ही नहीं और सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। तो आज यहाँ का इक्वेशन लिखा जाएगा t - mg = mv²/r। तो यहाँ से t जो लिखा जाएगा ये दोनों को जोड़ के लिखा जाएगा, mv²/r में mg जोड़ना पड़ेगा। ये कहाँ का टेंशन है, बॉटम का। तो कुछ लोग इसको t बॉटम भी बोल देते हैं,
टी बॉटम भी बोल देते हैं। क्योंकि हर चीज़ बिना किसी कंपोनेंट को मस्त तरीके से जोड़ दिया गया तो इससे ज़्यादा कहीं कुछ पॉसिबल नहीं होगा, तो कुछ लोग इसको टी मैक्स भी बोलते हैं। अब इसको किसी भी पॉइंट पे तुम निकाल सकते हो। जैसे एक सवाल मैं पकड़ता हूँ, किसी थीटा एंगल पे बात कर लेते हैं, बोलो तो इसको मिटाऊं। किसी थीटा एंगल पे बात कर लेते हैं, जब थीटा पे बात कर लोगे तो बाकी तुमको ऐसे ही निकालने आ जाएगा। किसी थीटा एंगल पे बात कर लो, देखो क्या सोच सकते हो। मान लो इस तरह का सर्कुलर मोशन चल रहा था, यहाँ से पार्ट हमने फिक्स कर दिया, ये इसका यहाँ से बॉडी किसी कंडीशन में मान लीजिए यहाँ पे, और इसी रास्ते पे सर्कुलर मोशन इसका हो रहा है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ज़रा इसका एफबीडी बनाने की कोशिश करो तो तुम देखो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा mg तो लगेगा नीचे, और टेंशन कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा टेंशन। टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग परपेंडिकुलर टू, जो ऐसे नहीं, अलोंग द स्ट्रिंग और अवे फ्रॉम बॉडी लगाते हो। और तुम जरा सोचो, तुम चाहते हो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो, मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास नेट फोर्स किधर बचे, सेंटर की तरफ। तो मतलब तुमको ओवरऑल ऐसे फोर्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो कहाँ लगे, सेंटर की तरफ, और टी तो पहले ही सेंटर की तरफ लग रहा है, तो टी से तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो क्यों ना हम दूसरा कुछ कंपोनेंट सोचे जो टी को सपोर्ट या अपोज कर रहा होगा। इसके लिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दो। जब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दोगे तो सोचो, ये एंगल अगर थीटा हुआ होगा तो ये भी थीटा होगा, ये mg है तो ये क्या बनेगा हमारा, mg के साथ cos थीटा। इसका मतलब एक कंपोनेंट इधर आएगा भाई, और वो आएगा mg के साथ sin थीटा आएगा। सोच के देखिए। अच्छा, अब जरा देखो अच्छी बात, अगर मैं, अच्छा अब तो ये mg रहा ही नहीं, अब तो इसके दो कंपोनेंट हो चुके हैं, अब mg कहाँ बचा। अब मेरे पास mg नहीं है, अब मेरे पास दो अलग अलग फोर्स है, एक है mg cos थीटा और एक है mg sin थीटा, दोनों के काम अलग अलग हैं। जैसे सेंटर की तरफ ये रहा है हमारा सेंटर, तो पक्का बताओ अगर हम कंपेयर करें इस t में और इस mg cos थीटा में, तो पक्का t को ज़्यादा होना पड़ेगा, इसीलिए t में से घटाएंगे mg के cos थीटा को और दोनों मिल के बनेंगे mv²/r। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सोच के देखो। इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, उसमें कोई कंपोनेंट वाली बात नहीं थी, यहाँ पे कंपोनेंट हो गया है। अच्छा ठीक है, और देखते हैं। अब जरा तुम सोचो, ये फोर्स तो चलो भाई अलोंग द सेंटर लग रहे हैं, क्या ये फोर्स टेंजेंशियल लग रहा है, क्या टेंजेंट पे लग रहा है, ये खींच के देख लो, ये रहा टेंजेंट पे ऐसा, यानी कि बॉडी की टेंडेंसी तो ऊपर जाने की थी, वेलोसिटी की टेंडेंसी कहाँ है, ऊपर, लेकिन ये ऊपर वेलोसिटी थी और ये टेंजेंशियल फोर्स नीचे लग रहा है, मतलब ये पक्का स्पीड को कम करेगा। यानी कि मैं यहाँ से बोलूँगा एफ टेंजेंशियल इक्वल्स टू mg और साथ में लिखूँगा साइन थीटा। एफ बराबर होता है ma, तो अगर मैं यहाँ से मास के साथ a टेंजेंशियल लिखूँ तो यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा mg और यहाँ पे लिखूँगा साइन थीटा। m से m काटिए तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स g साइन थीटा लगा है, और इसी टेंजेंशियल फोर्स के कारण बॉडी की स्पीड धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि ये टेंजेंशियल फोर्स अपोजिट टू द वेलोसिटी है। और तुम समझ सकते हो, इससे पहले वाले केस में चूंकि mg का पूरा कंपोनेंट t के लिए यूज हो गया था, तो वहाँ कोई टेंजेंशियल फोर्स वाली बात ही नहीं थी। तो यहाँ पे तुमसे अगर कोई टेंशन पूछेगा तो तुम कहोगे t इक्वल्स टू mv²/r में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस मैं यहाँ पे लिख दूंगा mg का cos थीटा। क्या तुमको अंदाज़ा लगा क्या कि अगर ये थीटा पता चलते जाए, कुछ भी पुट करूँगा आंसर आ जाएगा। थीटा पर तो याद रखना, थीटा हमने यहाँ नीचे से मेजर किया है, आसान है ना काम, है कि नहीं, तो हम निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि थीटा हमने कहाँ पे लिया है। अच्छा, अब मान लो मैं कोई भी सवाल तुमसे पूछूं, मैं कहूँ कि पार्टिकल एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाए, उस समय बताओ टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा। पार्टिकल हॉरिजॉन्टल हो जाए, देखो इसको मिटा दूं क्या। अब जरा देखो, पार्टिकल हमारा टेंजेंशियल हो जाए, अब ये चलता चलता, मतलब टेंजेंशियल मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कहना चाहता हूँ, टेंजेंशियल नहीं, जी हो जाएगा क्या। हाँ, तो अब तुम सोचो, कहीं का भी निकाल सकते हो तुम तो। मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है और घूमते घूमते एक समय आया जब वो बिल्कुल यहाँ पे हो गया, बिल्कुल यहाँ पे हो गया, तो ये सिचुएशन इसकी होगी। यहाँ का पोजीशन ये तो फिक्स है
और ये यहाँ पे पार्टिकल हो गया, और ये तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। तो अच्छी बात तो ये है कि नीचे की तरफ यहाँ पे आने के बाद टेंशन को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लगेगा अंदर की तरफ, और जो यहाँ पे क्या लगेगा, mg। अब बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स, अब इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अब मैं क्या सोच सकता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए तो भाई T के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स अब की बार अकेले T को देना पड़ेगा, तो mv²/r, और टेंजेंशियल फोर्स की किसके बदले में आ गया, mg आ गया। सोच के देखो, और इसको m × at करोगे तो यहाँ से आ जाएगा ये mg, काट दोगे तो at का काम कौन करेगा, g। ऐसे हम किसी भी सिचुएशन में FBD बना के बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है इसकी छोटी मोटी बातें जो आपको करनी आनी चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी बात पूछता हूँ, बताना। इसी तरीके से पार्टिकल अगर घूमते घूमते बिल्कुल ऊपर जाके सीधा हो जाए, ऊपर जाके बिल्कुल सीधा हो जाए, तो T की वैल्यू क्या होगी, इसको मिटाऊं क्या? अब देखो, हाँ, अब जरा सोचो, हमने सबसे बॉटम में टेंशन कितना लिखा था, बॉटम में, अच्छा ये छोड़ो, तुम देखो हम जब किसी एंगल पे गए थे तो टेंशन हमने कितना लिखा था किसी एंगल पे, नहीं, हमने लिखा था T - mg cos थीटा इक्वल्स टू mv²/r को क्या मैं mv²/l लिख दूं, लेंथ ऑफ रस्सी। अच्छा, तो मैं टेंशन किसी जनरल कंडीशन की बात कर रहा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ mv²/l प्लस mg cos थीटा। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर तुम इसको याद भी रख लो तो। कैसे बताता हूँ, याद हो गया तो ठीक, नहीं तुमको निकालने आता है। अब अगर इससे कोई भी सिचुएशन निकालो, मान लो पहले सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मान लो मुझे यहाँ का ही निकालना है, यहाँ का टेंशन चाहिए, तो बताओ थीटा कितना लूँगा, 0। थीटा जैसी 0 हुआ, ये क्या बन जाएगा, mv² प्लस mg, निकालोगे तब भी यही आता है। अब मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा, थीटा कितना बनेगा, 90। T कितना आया, mv²/r, अभी हम निकाले। अगर मैं इसको अब कहना चाहता हूँ मैं कि भाई इसको आप यहाँ रखिए, हाँ, तो थीटा 180। और समझो, जब ये देखना प्लस करके आया है, मुझे इसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो इस cos थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। cos थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पे देता है, यानी कि जब मैं इसको 1 कर दूंगा तभी ये मैक्सिमम मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो टेंशन निकल के आता है, दिस इज T max। और सोचो, इस cos थीटा को मैं सबसे कम कर दूंगा तो ये अपनी वैल्यू मिनिमम देगा। कम मतलब 180 डिग्री एंगल -1, वो कहाँ मिलेगा, वो तो यहाँ मिलेगा। तो T max नीचे, T min ऊपर, T max नीचे, T min ऊपर, और ऐसे निकल के आता है। अब आराम से तुम बता दो T min क्या होगा, cos 180 -1, तो ये क्या लिखोगे, mv²/l माइनस का mg। अब आराम से तुम निकाल लो किसी भी सिचुएशन के बारे में। तो अब आप ध्यान रखिए, नीचे क्या होता है हमारा T max, ऊपर होता है T min। नीचे T max, ऊपर हमारा T min होता है, और बड़े आराम से हम सिचुएशन को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ मैं तुमको बताना चाहता हूँ, वेलोसिटी का ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, यहाँ पे तुम हर एक इंस्टेंट की वेलोसिटी पुट करना अपने मन से। ऐसे नहीं कि इसी वेलोसिटी से हर जगह काम चला रहना, भाई वहाँ की वेलोसिटी कुछ अलग होगी। तो तुम फार्मूला तो ये ठीक है, इस तरीके से निकल के आता है। इससे बस तुमको ये पता चला, इससे तुम क्या पता चला समझना, इससे पता चला कि मैंने अगर किसी पार्टिकल को यहाँ v वेलोसिटी से भेज दिया, तो उसी पार्टिकल ने मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन इस तरीके से दिया होगा, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ की बात करूँगा तो यहाँ की वेलोसिटी सोचूंगा, यहाँ की बात करूँगा यहाँ की वेलोसिटी सोचूंगा, और यहाँ की बात करूँगा तो यहाँ की वेलोसिटी सोचूंगा। इसमें वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ।
इससे तो तुमको ये पता चलता है कि जब तुम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो तुम देखो टी मैक्स नीचे आएगा तो उसी कंडीशन में टी मीन ऊपर आ रहा होगा। इतनी तो समझ में आ रही है बात। अच्छा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो आप उसका डायरेक्शन जो है तरीके से रख के तब उसको यूज़ करोगे। जैसे इसमें कोई भी सवाल अगर मुझे दिया जाए, कोई भी सवाल दिया जाए तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको होमवर्क में रखिएगा और कल इसके बाद जो है इस पर डिस्कस करेंगे और खूब सारा कंडीशन निकालेंगे। लिखिए तो, अच्छा सवाल है, ध्यान से लिखिएगा। लिखो, इन अ वर्टिकल सर्कल, इन अ वर्टिकल सर्कल स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल at bottom most point is 10 meter per second. Bottom most point is 10 meter per second. Length of string is 1 meter. Length of string is 1 meter. Mass of particle is 1 kg. Find मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग। पहला सवाल, फाइंड मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग। दूसरा सवाल, मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग। तीसरा सवाल, टेंशन एट पॉइंट ए, टेंशन एट पॉइंट ए एज शोन इन फिगर। किसी ए पॉइंट पे टेंशन, जो मैं आपको ऐसे बना देता हूँ, ये ऐसे रहा, ये ए पॉइंट का टेंशन, ये यहाँ से 53 डिग्री है, इस ए पॉइंट पे टेंशन। देखो जिस पॉइंट, फिर से बोलता हूँ, फॉर्मूले से कंफ्यूज मत होना, ये तो हम डिस्कशन कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे टेंशन पूछेगा उस पॉइंट की वेलोसिटी लोगे ना भाई, और उस पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालोगे, जो हमारा तरीका है, जो हमारा तरीका है रेफरेंस मान के v1 स्क्वायर इक्वल्स टू v2 स्क्वायर प्लस 2gh। जिस पॉइंट पे टेंशन पूछेगा उसी पॉइंट की वेलोसिटी निकालूंगा। हर बार अगर मान लो सीधा सीधा एंगल बदलते जाओगे, वेलोसिटी नहीं बदलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जिस पॉइंट पे टेंशन पूछेगा उस पॉइंट की वेलोसिटी निकालेंगे, उस पॉइंट की वेलोसिटी निकालेंगे। तो अभी इतना ही, कल आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके आइए, फिर मैं इसको सॉल्व जब कराऊंगा और उसके बाद से जब इसमें रॉड को इंट्रोड्यूस करूंगा, रॉड को, और उसके बाद से फिर आता है ना नॉर्मल, जैसे कोई मतलब एक आता है ना वर्टिकल, ऐसे दीवार आती है ऐसी गोल सी, और इस पर मोटरसाइकिल चलाते हैं ऐसे, है ना, उस पर भी सवाल आता है। तो उस तरह के सवाल कल करेंगे। और एक फुटबॉल वाला सवाल बड़ा फेमस है कि फुटबॉल पे कोई ब्लॉक रखा है तो कब गिर जाएगा, तो ये सवाल बहुत फेमस है, इसके बारे में कल बात करेंगे। ठीक है।